जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं हूं नॉलेज नेक्सस की रैपिड 20 मास्टर रिवीजन सीरीज के 10वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने भारत की सभी पहाड़ियों का महारिविजन किया था। आज हम टारगेट करेंगे भारत के उस हिस्से को जो खनिजों का भंडार है, भारत के प्रमुख पठार यानी मेजर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और ये टॉपिक इतना क्रूशियल है कि एमपीपीएससी यहाँ से हर साल सवाल बनाता ही है। हाँ, चाहे वो छोटा नागपुर का पठार हो जिसे भारत का रूर कहा जाता है, या फिर हमारा अपना मालवा और बुंदेलखंड का पठार। एमपीपीएससी यहाँ से मिट्टी, खनिज और सबसे ऊंची चोटियों के सवाल सीधे पूछता है। अगले 20 मिनट में हम पूरे भारत के पठारों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। तो अपनी नोटबुक खोल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। और एस्पिरेंट्स, आज के हमारे जो सोर्सेज हैं वो हाई लेवल रिवीजन नोट्स हैं। तो हमारा मिशन सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये पठार बने कैसे और इनका महत्व क्या है। एकदम सही। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत हम कर रहे हैं अपने एमपी से, मध्य प्रदेश। नोट्स में साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश 7 भौगोलिक भागों में बटा हुआ है जी। और इनमें अगर हम सबसे बड़े हिस्से की बात करें तो वो है मालवा का पठार। राइट। ये पूरे एमपी का लगभग 28.6% हिस्सा है। 28.6, मतलब ये सबसे बड़ा हिस्सा हो गया जी। और मैं नोट्स में देख रही थी कि इसके निर्माण की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसमें लिखा है कि ये ज्वालामुखी के लावे से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से। बिल्कुल, लाखों साल पहले जो दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था उससे ये लावा निकला, और जब ये बेसाल्ट चट्टानें टूटी तो उससे बनी गहरी काली मिट्टी, जो कि कपास और सोयाबीन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एग्जैक्टली। और यहाँ एस्पिरेंट्स को एक एमपीपीएससी कोर फोकस पॉइंट नोट करना चाहिए। मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, 881 मीटर। एकदम सही, सिगार चोटी। और इसके अलावा जानापाव और धजारी भी इसी पठार का हिस्सा है। हाँ, जानापाव जहां से चंबल निकलती है। और एक और मजेदार फैक्ट यहाँ दिया है चीनी यात्री फाहियान के बारे में। फाहियान का वो कोट, हाँ, उन्होंने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। मतलब न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। तो ये तो हो गया हमारा मालवा। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मालवा के ठीक बगल में बुंदेलखंड है। जी, उत्तर पूर्व में। हाँ, तो मालवा जहां इतना उपजाऊ है, वहीं बुंदेलखंड को मध्य प्रदेश का सबसे सूखा या कहें ड्रॉट प्रोन इलाका बताया गया है। ऐसा विरोधाभास क्यों है? इसका जवाब चट्टानों में है। मालवा बेसाल्ट से बना है, जबकि बुंदेलखंड नीस और ग्रेनाइट जैसी बेहद कठोर चट्टानों से बना है। अच्छा, तो ग्रेनाइट की वजह से पानी जमीन के नीचे नहीं जा पाता? बिल्कुल, पानी रिस नहीं पाता, इसलिए भूजल स्तर बहुत नीचे रहता है। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा 1172 मीटर। जी, ये फैक्ट्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। डेफिनेटली। अब बुंदेलखंड के पास ही रीवा पन्ना का पठार है जिसे विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं। और ये अपनी चमक के लिए जाना जाता है। हीरे, पन्ना की खदानें। बिल्कुल, हीरा और चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन इसी पठार की देन है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चोटी है दमोह जिले में, सद्भावना शिखर, जिसे गुडविल पीक भी कहते हैं, 752 मीटर। मैंने हाईलाइट किया वैसे। बहुत बढ़िया। ये मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछा जाता है। अब हम एमपी के उत्तरी भाग की तरफ चलते हैं। मध्य भारत का पठार, भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला इलाका। नोट्स में यहाँ एक बहुत भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अवनालिका अपर्दन, यानी गली इरोजन। हाँ, तो ये चंबल के बीहड़ों से कैसे जुड़ा है? मैं इसे थोड़ा विजुअलाइज करना चाह रही हूँ। देखिए, चंबल नदी जब यहाँ की नरम कछारी मिट्टी से बहती है तो वो बहुत तेज बहाव के साथ मिट्टी को गहराई तक काट देती है। मतलब बड़ी बड़ी खाइयां बन जाती हैं। एग्जैक्टली। और इन्हीं भूल भुलैया जैसी खाइयों को हम बीहड़ या रिवाइंस कहते हैं। एमपीपीएससी कोर फोकस के लिए याद रखें, सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन मुरैना जिले में होता है। मुरैना जिला, गॉट इट। और एमपी के पठारों में जो सबसे छोटा हिस्सा है बघेलखंड का पठार, मुश्किल से 7% है। ये छोटा जरूर है, लेकिन इकोनॉमी के नजरिए से ये एक पावर हाउस है। कोयले की वजह से? हाँ, सिंगरौली की खदानें जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहलाती हैं, वो इसी बघेलखंड का हिस्सा है।
और सोन नदी इस इलाके की जीवन रेखा है। तो एमपी का तो हमने पूरा 360 रिव्यू कर लिया। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम पूर्वी भारत की तरफ पढ़ रहे हैं। छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर? हाँ, नोट्स में से भारत का रूर प्रदेश या रूर ऑफ इंडिया कहा गया है। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला है। और रूर दरअसल जर्मनी की एक कोयला समृद्ध नदी घाटी है। छोटा नागपुर में लोहा, कोयला और अभ्रक यानी माइका इतनी भारी मात्रा में है कि इसकी तुलना रूर से की जाती है। और इस पठार के बीचों बीच से दामोदर नदी बहती है, जो इसे 2 हिस्सों में चीर देती है। उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार। यहाँ रांची के पठार के लिए एक टर्म यूज हुआ है, संप्राय मैदान या पेनीप्लेन। इसका क्या मतलब है? पेरीप्लेन का मतलब है कि एक जमाने में ये एक ऊंचा पहाड़ रहा होगा, लेकिन करोड़ों सालों तक नदियों और हवा ने इसे घिस-घिस कर एकदम समतल कर दिया है। वाओ, मतलब प्रकृति ने पहाड़ को मैदान बना दिया। बिल्कुल। और दामोदर नदी की एक और खासियत है जो स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में आती है। दामोदर एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली, जैसे 2 हिस्सों के खिंचाव से बीच की जमीन नीचे धंस जाती है। एकदम सही। और दुर्भाग्य से अत्यधिक माइनिंग के कारण दामोदर आज अत्यधिक प्रदूषित नदी बन गई है। ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। पर इसी पठार पर एक बहुत ही पवित्र जगह भी है, सम्मेत शिखर। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ। हाँ, जो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पर है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ये फैक्ट्स बहुत स्कोरिंग है। अब यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है और जहाँ एमपीपीएससी अक्सर स्टूडेंट्स को फंसाता है, वो है मेघालय का पठार, जिसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। हाँ, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल ट्रैप था। क्योंकि जब हम नक्शे में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां देखते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो लॉजिकली लगता है कि वो हिमालय का हिस्सा होंगी। लेकिन नोट साफ कहते हैं कि ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेघालय का पठार असल में हमारे प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर प्लेटू का ही विस्तार है। तो ये बीच में इतना बड़ा गैप कैसे आ गया? इसे मालदा गैप या राजमहल गारो गैप कहते हैं। टेक्टोनिक हलचलों के कारण बीच की जमीन धंस गई थी, जिसे बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र ने मिट्टी से भर दिया। क्या बात है, मतलब ऊपर से मैदानी, लेकिन भूगर्भिक तौर पर वो दक्षिण के पठार का ही हिस्सा है। एग्जैक्टली, ये एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है। अब इस रोमांचक धोखे से निकलकर हम चलते हैं उस पठार की तरफ जिसका आकार ही विशालकाय है, दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक उल्टा त्रिभुज, इन्वर्टेड ट्रायंगल। हाँ, और इसके बनने की कहानी भी मालवा जैसी ही है ना? जी। क्रिटिशियस काल में जो दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था, उसी से ये दक्कन ट्रैप बना है। और लावा से बना है, तो इसका मतलब यहाँ भी काली मिट्टी होगी। बिल्कुल, महाराष्ट्र में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है और इस विशाल काली मिट्टी के क्षेत्र को रेगुर भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी जो कपास के लिए बेस्ट है। अब दक्कन से थोड़ा और दक्षिण चलते हैं, कर्नाटक के पठार की तरफ, जिसे मैसूर का पठार भी कहते हैं। यहाँ आकर चट्टानों का नेचर बदल जाता है। दक्कन लावे से बना था, लेकिन कर्नाटक का पठार धारवाड़ चट्टानों से बना है। धारवाड़ चट्टाने मतलब सीधे सीधे सोने और लोहे की बात हो रही है। केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड्स। बिल्कुल, भारत का ज्यादातर सोना इन्हीं धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। और इसी पठार पर बाबा बुदन की पहाड़ियां भी हैं। ओहो, बाबा बुदन की पहाड़ियां जो कॉफी के लिए मशहूर है। और इसके बाद एक बहुत ही माइथोलॉजिकल नाम आता है, दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक। और इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि पूरे भारत में ये इकलौता क्षेत्र है जहां टिन का उत्पादन होता है। टिन उत्पादक क्षेत्र, ये एमपीपीएससी के लिए बहुत ही जरूरी फैक्ट है। और यहाँ से गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती बहती है और ऐतिहासिक राम वन गमन पथ भी यही है। जी। चलिए अब सीधे दक्षिण से उत्तर की ओर एक लंबी छलांग लगाते हैं। लद्दाख का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार। ये काराकोरम और महान हिमालय के बीच स्थित है। और इतनी ऊंचाई पर होने के कारण और पहाड़ों के बीच घिरे होने के कारण ये एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट। क्योंकि यहाँ हिमालय की वजह से बारिश नहीं पहुंच पाती, रेन शैडो इफेक्ट। तो इस सब का असली मतलब क्या है? अगर हम इन पूरे नोट्स को समराइज करें तो ये पठार केवल चट्टानों के निर्जीव टुकड़े नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये भारत की औद्योगिक और आर्थिक रीढ़ हैं। मालवा की काली मिट्टी से लेकर केजीएफ के सोने तक।
और चंबल के बीहड़ों से लेकर लद्दाख के ठंडे मरुस्थल तक इनका भूगोल ही भारत का भविष्य तय करता है। आज हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गैजेट्स, बिजली, गाड़ियां, वो कहीं ना कहीं इन्हीं पठारों में दबे खनिजों की देन है। हम अपनी जमीन से बहुत गहराई से जुड़े हैं। और इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। जी। करोड़ों सालों की उथल-पुथल से बने इन खनिजों के खजाने का हम जिस तेजी से दोहन कर रहे हैं, क्या आने वाली सदियों में अत्यधिक खनन इन पठारों के पूरे इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? जब ये खदानें खाली हो जाएंगी, तब भारत का आर्थिक भूगोल कैसा दिखेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये रैपिड 20 मास्टर रिवीजन यहीं पूरा होता है। इन फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव सेशन में एक नए और स्कोरिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।